अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है इरफान हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इरफान हाशमी साहब की कोई ज़ाती मसरूफियात हैं, इस वजह से आज वीलॉग में वो मेरे साथ नहीं होंगे और मौका मिल गया मैं अकेले बात कर लूँगा। इरफान हाशमी की गैर हाजिरी का ज़रा फ़ायदा उठा लूँ। बड़ा गिला रहता है। इरफान हाशमी कहता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो बीच में बात कटती है। चले आज हम अकेले बात करके देखते हैं और आपके सामने इशू सारे रखते हैं, लेकिन मज़ा तभी है जब एक दूसरे की बात काटी जाए, उससे गुफ्तगू में निखार पैदा आता है और असल चीज़ें आप लोगों के सामने आती। तीन इश्यूज हैं जो आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहला इशू जो हम अपने वीलॉग के अंदर कह बैठे थे और हमने बड़ी तफसीली जिक्र किया था जजमेंट्स का भी, कि जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन है ये पार्लियामान की प्रोसीडिंग है और ये दैट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, और बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ डिस्कस किया था हमने। वो जजमेंट 13 सफ़ों की आ गई है, वो सीधा सीधा बातें आपके सामने अभी रख देते हैं। दूसरा इशू आपके सामने है वो मरीम नवाज की ज़मानत काबिल गिरफ्तारी। ये भी हमने कह दिया था कि वो ज़मानत कराएंगी और जत्थे का जत्था वो लेकर जाना चाहती हैं 26 तारीख के लिए। और अब तो डरने वाली बातें ही हैं। अगर जत्थे लेके जाना था तो फिर ज़मानत कराने की क्या ज़रूरत थी। आप तो देखें ना, बुनियादी तौर पर अगर ये इस तरह का हक दे दिया जाए तो कल कोई भी यूनान के बड़े मशहूर स्कॉलर लॉयर ने, कानूनदान ने कहा था कि यहाँ अदालतों में इंसाफ लेने में सबसे बड़ी रुकावट करप्ट माफिया है। इन्होंने जिस तरह का एक निज़ाम आपके सामने है, गॉड फादर या सिजन माफिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और सीधे सीधे करप्शन के सबूत हैं। आप जाएं, जाकर फेस करें, ट्रायल में फेस करें। आपको रोका है किसी ने? नवाज शरीफ साहब ने आपके सामने 2 हैं, सजाएं हुई, उन 2 को अपीलों में चैलेंज किया। एक में आपने कि देख लिया कि सस्पेंड हुई, दूसरे में वो भगौड़े हो गए और एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर है। तो मरीम नवाज के खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद हैं। 2 इंक्वायरियां हैं, चौधरी शुगर मिल के वाले से और मनी लॉन्ड्रिंग एसेट बियॉन्ड मीन के। और अपनी उस दरखास्त के अंदर उन्होंने जिक्र ये किया है कि रेफरेंस 17, 18 और 20 ये अल अजीजिया, एवनफील्ड, अल अजीजिया और एवनफील्ड के वाले अल अजीजिया, सॉरी एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप के कॉन्टेक्स्ट में, कि इसमें सारा कुछ मामला देख लिया। हालांकि वो केस तो सारा पनामा के हवाले से, नवाज शरीफ की जात के हवाले से था। मरियम नवाज का बीच में को एक्यूज या मावन मुलजिम के तौर पर थी, लेकिन इनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रही थी। जीआईडी के सामने भी नवाज शरीफ का सारा मामला गया था, उसमें फिर चीजें आई थी कि जो मावरिन साथ हैं, तो इंक्वायरी बराह रास्त मरियम नवाज के खिलाफ। दोबारा उन्होंने जो बेस बनाया, मैं आज हाईकोर्ट के अंदर मौजूद था, रेफरेंस 17 का हवाला दिया, फिर उन्होंने बताया कि एक रेफरेंस में बरी हो चुकी हैं, वो भी अदालत के अंदर बताया। फ्लैगशिप के कॉन्टेक्स्ट में अदालत में रश बड़ा किया, इकट्ठा किया हुआ था 200-250 पहले। अदालत ने लेट आई, अदालत ने कहा निकालें यहाँ से, कहा ये गया कि 5-7 बंदे हैं। पर जब हेयरिंग हुई शुरू तो मैं खुद कोर्ट के अंदर मौजूद था, को तकरीबन 150-200 के करीब लोग मौजूद थे। उनके जाने के बाद अदालत खाली हो गई थी। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है, नैब से, चेयरमैन नैब और डीजी नैब से जवाब तलब कर लिया। दूसरा इशू जो आपके सामने रखना है, और ये मैं बता दूं आपको, इसमें बड़ा मुश्किल काम है, जमानत बहुत मुश्किल होगी इसमें ना, जो कि पहले तो खातून होने का फ़ायदा वो उठा चुकी हैं, लेकिन यहाँ इसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एसेट बियॉन्ड मीन का केस है और दूसरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट टास्क कि मरीम शायद ज़मानत संभाल के रखिएगा। वीलॉग जो बातें की हैं फिर याद रहेंगी आपको। ये आपके सामने दूसरा फैसला है तकरीबन 13 सफ़ों का, सईद यूसुफ रज़ा गिलानी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फ़ारूक एच नायक, जावेद इकबाल वैंस, राजा शकील अब्बासी, बैरिस्टर उस्मान वलीद। 13 सफ़ों का फैसला है। मैं डिटेल नहीं पीडीएम के कैंडिडेट के तौर पर किया और अदालत ने एक बड़ा अच्छा रास्ता जो सामने दिया है। आर्टिकल 60 की बात की है। पूछा गया फ़ारूक नायक से कि आर्टिकल 60 पढ़ें, ये पार्लियामान की प्रोसीडिंग है, इलेक्शन सारा प्रोसीडिंग सारी सामने, और आपके सामने वो क्लियर कर चुके हैं। जो आम इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली के, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, दीज आर नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अंडर द लॉ होते हैं। ये इलेक्शन चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये इलेक्शन जो है ना, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। रूल 9 का जिक्र किया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट इलेक्शन। उन्होंने जिक्र किया आसिफ अली जरदारी साहब के केस को सामने रखते हुए और मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, ये मेरा केस है यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहलियत के हवाले से है।
वो वहां बड़ा सीधा सा इशू था, उसमें रूलिंग अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन असल इशू ये था कि तौहीनी अदालत में जब सजा हो जाए, जब किसी को सजा हो जाए तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है और 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई होता है। बहरहाल वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग का आर्टिकल 69 का कोर्ट ने जिक्र करके आर्टिकल 50 का जजमेंट्स का जिक्र किया है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती हैं कोर्ट के सामने, और बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें जो कोर्ट ने जिक्र किया है जजमेंट का। आर्टिकल 68 का भी हवाला दिया, आर्टिकल 66, 67 का भी जिक्र कर दिया। नो मेंबर कैन बी मेड लायबल फॉर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम हर इन द मजलिस शूरा ऑफ पार्लियामेंट। नो पर्सन कैन बी मेड लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ मजलिस शूरा ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग। ये मैं आपके सामने पहले भी हम बता चुके हैं। केसेस का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल फरजंद अली का जिक्र किया है केस का उन्होंने। इसी तरह अहमद सईद किरमानी और चौधरी फजल इलाही वगैरह इन केसों का फिर कोर्ट ने उन सारी जजमेंट्स को सामने रखते हुए तफसील के साथ जिक्र करते हुए बता दिया। और सबसे एंड में जो 8वें पैरा के अंदर है चीफ जस्टिस थे हमूदुर रहमान साहब, उन्होंने लफ्ज कंक्लूड कैसे किए हैं, इन व्यू ऑफ द मैटर while I am prepared to concede that all that fairly concerned the internal proceedings of the House relating to its improper business is immune from challenging in courts, I am not in a position to agree that a question relating to the title of a person to be a member of the House or to be continue to sit there and is a question pertaining to the internal proceeding of the House। फिर आगे 9वें पैरे में मोहम्मद अज़हर सिद्दीक के कोर्ट का जिक्र करते हुए अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पर वो जजमेंट 10वें पैरे के अंदर वो जजमेंट रिपोर्ट भी किया, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774। अगली जो बात है, मैं आपके सामने क्या बैठा था, मैंने अदम एतमाद का जिक्र किया हुआ था हमने, और इरफान हाशमी ने आपके सामने जिक्र किया था कि अगर शौक है इनको कि अगर मेजॉरिटी कमांड करते हैं तो ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, आइन के अंदर दी हुई है अदम एतमाद लाने के लिए। और आर्टिकल 53 का जिक्र अदालत ने अपने पैरे के अपने जजमेंट के अंदर पैरा नंबर 14 के अंदर स्पीकर एंड पार्लियामानी डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली का जिक्र करके रिमूव करना है, करारदाद की बात जिक्र की है। और इस चीज को सामने रखते कि आप कह रहे हैं आपकी मेजॉरिटी है, 7 वोटों कैंसिल होने का मसला है, तो आप जाएं, आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, मुतबादल आपके पास रास्ता मौजूद है, आप वहां जाएं, जाकर तहरीक अदम एतमाद पेश करें और उसको डी सीट करवा लें। और अदालत ने इन सब चीजों को सामने रखते हुए ये आईनी दरखास्त को डिसमिस किया, खारिज किया, और साथ कहा है कि पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट अपने मामला को खुद देखे और खुद फैसला करे। तीसरी बात आपके सामने मैं रख चुका हूं, हम रख चुके हैं आपके सामने, पहले भी बात कर ली है, वो इलेक्शन है डस्का का, NS-75 डस्का का, जिसमें अरशद मलिक साहब के वकील ने अपने आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए। सलमान राय साहब की बड़ी सर्जिश हुई, नौशीन इफ्तिखार साहब के वकील की तैयारी पूरी नहीं थी और उनको कहा गया कि तैयारी पूरी के साथ आके हैं। ये बड़े पर्टिनेंट ऑब्जेक्शन है कि 23 हलकों का आपने एतराज़ात उठाए और 360 हलकों का आपने इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, तो क्या बुनियाद बनी, ये रीजन है। और हम समझते हैं, इसमें पहले भी इरफान हाशमी और हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ इन बुनियाद के ऊपर, यानी 23 हलकों की बुनियाद के ऊपर या 2 कत्ल हो जाने या 2 मामला की बुनियाद पर इलेक्शन पूरा कलादम करार नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 9 के प्रोसीडिंग बड़ी लिमिटेड प्रोसीडिंग है, 60 दिन का टाइम था, तहकीक पूरी करनी थी, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तहकीक इस मामले में की नहीं है। बातें तो करने की बहुत सी हैं और, लेकिन फिर बात करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।